और इस बात में भी दम है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने 325 स्थान जीते विधानसभा के अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, 312 खुद और बाकी अनुप्रिया पटेल की पार्टी और 4 ओम प्रकाश राजभर के, तो 402 में 325 की संख्या तब तक आ ही नहीं सकती किसी भी पार्टी के पास जब तक सो कॉल्ड वोट बैंक की दीवारें नहीं टूटी हो, वोट बैंक भी सबके इंटैक्ट रह जाएं और 325 का नंबर भी आ जाए, तो संभव नहीं ना। यह भी एक मुझे लगता है ताजा उदाहरण है जिसको समझने के लिए एक दिशा जरूर हमको दिखती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो अमित शाह ने कही वो ये कही कि भाई हर चुनाव राष्ट्रवाद पर ही होना चाहिए, राष्ट्रवाद पर चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए। राष्ट्र है तो राष्ट्रवाद है, और राष्ट्रवाद है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने जिस पर काफी जोर दिया अपने इंटरव्यू में, मुझे लगता वो है, आज मैं अपनी चर्चा इन्हीं 2 बिंदुओं पर केंद्रित रखूंगा। अजीज खान साहब, आपसे बात शुरू करूंगा क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी उस ढंग से कभी किसी एक स्पेसिफिक वोट बैंक की दावेदारी वो लोग करते भी नहीं रहे। ये वोट बैंक की दावेदारी का चलन रीजनल फोर्सेस से आया। शिवसेना हो, महाराष्ट्र में आपकी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, अनुप्रिया जी की पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, और अन्य राज्यों में भी ऐसी पार्टियां हैं। चौटाला साहब की पार्टी है, इनेलो, अब तो वो खैर कई खंडों में बट गई, लेकिन वो भी है। नेशनल पार्टियों ने कभी ऐसा दावा किया भी नहीं और उनके पास हो भी नहीं सकता। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो वोट बैंक की परिभाषा या वोट बैंक का जो स्वरूप, जो प्रभाव 80 और 90 के दशक में भारत में था, वो धीरे धीरे शिथिल होता गया और अब वो कंसेप्ट नहीं बचा कि किसी की जेब में वोट अपनी बिरादरी का या अपने वर्ग का या अपने मजहब का। देखिए अमिताभ जी, हकीकत यह है कि जो आपने सवाल किया कि 90 के बाद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बदलाव आया और बड़े लेवल पे बदलाव आया है। आज देश की जनता पूरी तरह से जागरूक हो गई है। इंटरनेट का जमाना है, व्हाट्सएप से लेके फेसबुक से लेके हर तरीके से लोगों को बेहतर जानकारी मिल पा रही है जी। और जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जानकारी बड़े स्तर पर बढ़ी है। अब अगर हम किसी को गुमराह करना चाहें, काम ना करें और ये सोचें कि हमें ये जनता वोट देगी, तो होता क्या है कि वक्ती तौर पे लुभावने बात करके, गुमराह करके, लच्छेदार बात करके, भाषण दे करके वक्ती तौर पे तो आज इंसान को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इस खेल को नहीं चलाया जा सकता। हकीकत यह है कि देश की जनता के पास तमाम तरीके के माध्यम हो गए हैं। आपने जो कहा कि ये लंबे टर्म तक वाकई में देश की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता, एक बात। और रही बात वोट बैंक की, देखिए सर, वोट बैंक का जो इशू है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो व्यक्ति काम करता है और मजबूती के साथ क्षेत्र में काम करता है, अपने लोगों के बीच में काम करता है, समाज में काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसका वोट बैंक बनता है और उसका वोट बैंक रहता है लंबे टर्म तक। चाहे वो हमारे, अब अभी आपने रीजनल पार्टियों की बात जो की आपने, हमारे यहां नेताजी को देखिए आप, कितने जमीनी आदमी रहे, कितने जमीनी स्तर पे उन्होंने काम किया। यही हाल आप देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी का, देखिए जिस स्तर पे उन्होंने काम किया वो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़े लेवल पर मिसाल है। लेकिन जब कभी कभी क्या होता है कि वक्ती तौर पे इंसान गुमराह करके, बड़े बड़े ख्वाब दिखा करके लोगों को गुमराह करके क्या करता है, वक्ती तौर पे वोट तो ले लेता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम देखिए 5 साल बाद आज हालात बदल गए। और बाकी मेहमानों को बहस में ले आओ, बाकी मेहमानों को बहस में ले आओ। अजीज खान, अभी रुकिए, बाकी मेहमानों को बहस में ले आऊं। ओंकार नाथ सिंह जी,